नमस्कार आप सभी को। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और तैयारी भी अब आपकी विधिवत सही दिशा में चल रही होगी। आपके चैनल के द्वारा लगातार आपको कार्यक्रम उपलब्ध कराए जा रहे हैं। विशेष रूप से अभी फोकस जो है वो प्रीलिम्स एग्ज़ाम पर हो गया है। मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन जो था, अब हम सप्ताह में मैक्सिमम 2 से 3 प्रश्नों को देख रहे हैं, क्योंकि अभी ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। मुख्य परीक्षा से ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है प्रारंभिक परीक्षा पर, और उसी को ध्यान में रखते हुए प्रारंभिक परीक्षा को प्राथमिकता में लेकर इस चैनल पर जो है कार्यक्रम किए जा रहे हैं। अब जो प्रारंभिक परीक्षा के कार्यक्रम आ रहे हैं उसमें से एक आप चित्रात्मक प्रस्तुति देख रहे हैं। चित्रात्मक प्रस्तुति के बाद आप वन लाइनर लूसेंट घटना चक्र वन लाइनर का बेहतर विकल्प वाला एपिसोड देख रहे हैं, और तीसरा आप देख रहे हैं जिसमें विगत वर्षों के प्रश्नों और महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम साथ में लेकर चलते हैं। तो 3 प्रारंभिक परीक्षा को लेकर कार्यक्रम यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। अब सबसे पहली बात, आज जो हम बात करने वाले हैं अपने वन लाइनर सेक्शन के अंतर्गत, वो बात करने वाले हैं विज्ञान की। आपको पता है विज्ञान से संबंधित चर्चा हमारी पहले से चल रही थी और उसी को हम यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं, और आज हम पहुँचे हैं श्वसन तंत्र पर। आज जो हम देखने वाले हैं वो श्वसन तंत्र के बारे में देखने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं एक एक करके। अब यहाँ पे बोला गया है स्तनधारियों में श्वसन होता है। स्तनधारियों में श्वसन किसके द्वारा होता है? यदि हम बात करें तो आपको पता होगा फुफ्फुस या फेफड़ा के द्वारा जो है स्तनधारियों में श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। अगला बोला जा रहा है श्वसन क्रिया में वायु के घटक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जल वाष्प एवं नाइट्रोजन में से जिसकी मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है वह क्या है? क्या बोला जा रहा है? श्वसन क्रिया में वायु के घटक, वायु के विभिन्न घटकों की मात्रा दे दी गई है। यहाँ पे बोला जा रहा है जिसकी मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो वायु के जो प्रमुख घटक हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जलवाष्प और नाइट्रोजन, इनकी मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है हमारी श्वसन क्रिया के दौरान, तो वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की मात्रा में परिवर्तन नहीं होता है। अगला है मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है। क्या बोला जा रहा है? मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है। कैसे? तो आपने देखा कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि इनको सही क्रम में लगाओ, मतलब रक्त के द्वारा, फुफ्फुस के द्वारा, ऊतक के द्वारा। तो सबसे पहले जब श्वसन क्रिया हमारे शरीर में प्रारंभ होती है तो पहला अंग कौन सा है? तो आप जानते हैं कि इसमें सबसे पहले आता है फुफ्फुस की बात, क्योंकि फेफड़ा जो है वो सबसे पहले ऑक्सीजन के लिए या श्वसन क्रिया में सबसे महत्वपूर्ण अंग है और सबसे पहले ये रिएक्ट करता है फुफ्फुस के द्वारा। उसके बाद क्या होती है कि शरीर जो हमारी शरीर ऑक्सीजन का इंटेक करती है फेफड़ों के माध्यम से, फिर जब वो स्वच्छ ऑक्सीजन जब हम लेते हैं अंदर, तो वो रक्त में जाके मिल जाती है। रक्त के द्वारा फिर इसका मानव शरीर में अभिगमन होता है, और उसके बाद फिर क्या होता है कि रक्त के माध्यम से वो ऊतकों में पहुंच जाती है, और ऊतकों के माध्यम से जो है इसका ऑक्सीजन का जो है ये परिगमन होता है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले फुफ्फुस के बाद रक्त के बाद ऊतक, ये क्रम आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अगला बोला जा रहा है जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति क्या होती है? जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो क्या होती है? तब हमारे जो धड़कन है ना वो बढ़ जाती है, जो हमारा दिल का धड़कने की वेग है ना वो बढ़ जाता है, और श्वास की गति भी तेज हो जाती है। अगला है कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता मुख्यतः किसको प्रभावित करती है? कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता किसको प्रभावित करती है? तो आपको बता दें रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को प्रभावित करती है। किसको प्रभावित करती है? रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की जो क्षमता है उसको प्रभावित करती है, और इससे क्या होता है ऊतकों को जिस अनुपात में ऑक्सीजन चाहिए होता है वो नहीं मिल पाता है, और इससे फिर हमारी बहुत सारी प्रक्रियाएं जो हैं, शारीरिक प्रक्रियाएं, वो बाधित होती हैं। जैव रूपांतरण जो मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है वो कौन सा है? एटीपी से एडीपी, ये तो आप सब जानते होंगे। ठीक है। इसके बाद फिर बात आती है श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है किसके रूप में? श्वसन में ऊर्जा किसके रूप में उत्पादित होती है? तो आप जानते हैं श्वसन में जो ऊर्जा उत्पादित होती है वो एटीपी के रूप में होती है। किसके रूप में होती है? एटीपी के रूप में होती है, ये आपको पता होना चाहिए। हृदय, फेफड़ा, यकृत और वृक्क में मानव शरीर का वह अंग जो शरीर ताप को नियंत्रित करता है। हृदय, फेफड़ा, यकृत और वृक्क में
मानव शरीर का वह अंग जो शरीर ताप को नियंत्रित करता है। याद रखिएगा, शरीर ताप को नियंत्रित करने में जो महती भूमिका निभाता है वो है आपका फेफड़ा। तो शरीर के ताप को नियंत्रित करने में फेफड़ा जिम्मेदार है। फेफड़ा महत्वपूर्ण अंग आपका है। ये आपका जानकारी आपकी हो गई। तो श्वसन तंत्र से संबंधित जो फैक्ट थे वो हमने देखे। बहुत सारे लोग ये बोल रहे होंगे आप में से कि इस तरह से फ़ायदा क्या है, इस तरह के फैक्ट का फ़ायदा क्या। आपको बता दें कि इस तरह के फैक्ट जितना भी आप परीक्षा के समय में देखते हैं उतनी आपकी चीज़ें बेहतर होती हैं। जब आप एक बार चीज़ों को अच्छे से पढ़ लिए हैं तो इन्हीं फैक्टों के भरोसे सहारे आपको रहना चाहिए, बार बार इनका रिवाइज करना चाहिए। और अभी क्योंकि एक एक टॉपिक पढ़ाने लायक नहीं है, यदि हम श्वसन पढ़ाने बैठ जाएं तो लगभग 45 मिनट 1 घंटे लग जाएंगे, तो उतना समय हमारे पास नहीं है, परीक्षा सर पर है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि क्विक रिवीजन, और उसी को मैं यहाँ पे आप कह रहे हैं तो वही आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि उसी को आधार बनाकर यहाँ पे चीज़ें कराई जा रही हैं। अब अगला जो देखने वाले हैं फैक्ट हम वो देखने वाले हैं परिसंचरण तंत्र के बारे में। अगला फैक्ट है परिसंचरण तंत्र से संबंधित। और जब अभी 2-3 टॉपिक हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं तो उसके तुरंत बाद हम कुछ प्रश्नों को भी देखेंगे जो इनसे संबंधित होंगे। सबसे पहली बात, एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितनी बार धड़कता है। एक स्वस्थ जो व्यक्ति होता है उसका हृदय 1 मिनट में औसतन कितनी बार धड़कता है, तो औसतन ये 72 बार धड़कता है। हृदय आराम कब करता है? क्या हृदय कभी आराम भी करता है? नहीं। यदि हृदय आराम करने लग गए ना तो फिर आपका भी आराम हो जाएगा, लाइफ टाइम के लिए आराम हो जाएगा। क्योंकि हृदय यदि कार्य करना रुक गया, हृदय का कार्य रुक गया तो निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि शरीर आपका निष्क्रिय हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, हृदय आराम कब करता है? क्या ये लगातार चलता रहता है हमारा हृदय? नहीं, आराम करता है कब? जब 2 धड़कनों के बीच में जो समय इसको मिलता है, मतलब 1 मिनट में आपने देखा औसतन 72 बार धड़कता है। तो 1 मिनट में जो 72 बार धड़कता है तो एक से दूसरी बार धड़कने के बीच जो समय मिलता है उसी में मात्र हमारा हृदय आराम करता है। ठीक है। अगला है सीने में दर्द, पसीना एवं जी मचलाना, बाह में दर्द एवं झंझनाहट और टांगों में दर्द में से वह लक्षण जो हृदयाघात से संबंधित नहीं है। इनमें से कौन सा है जो हृदयाघात का लक्षण नहीं है? हृदयाघात के लक्षण में सीने में दर्द होना आम बात है, पसीना जी मचलाना, बाह में दर्द, झंझनाहट ये आम बात है। लेकिन टांगों में दर्द, पैर में दर्द का मतलब ये नहीं है, ये लक्षण नहीं है हृदयाघात के। अब इसमें बोला गया है निम्नलिखित में से हृदयाघात के सटीक लक्षण कौन से हैं। तो इनके सटीक लक्षण की यदि हम बात करें तो सबसे पहला जी मचलाना भी इसका लक्षण है। ठीक है। तेज पसीना आना भी इसका लक्षण है। सीने में तेज दर्द भी इसका लक्षण है। सिर दर्द जो है इसका लक्षण नहीं है। ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आगे का फैक्ट। अगला बोला जा रहा है मानव हृदय में कक्ष होते हैं कितने। मानव हृदय में यदि आपने हृदय की बनावट पढ़ी होगी, हृदय की संरचना के बारे में पढ़ा होगा तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। यदि आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो अब पढ़ने का समय भी नहीं है। तो ऐसे में याद रख लीजिए कि मानव हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। हृदय स्पंदन एक विद्युतीय तरंग द्वारा निष्पादित होता है जो उपजती है कहाँ पे? हृदय का जो स्पंदन होता है एक विद्युत तरंग द्वारा होता है। तो ये तरंग कहाँ पे पैदा होती है? ये हमारे हृदय में ही पैदा होती है, हृदय में ही उपजती है। अगला है मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है। नाड़ी हमारी कितनी बार स्पंदन करती है? हृदय के बराबर ही करती है। और पहले के समय में जो विशेषज्ञ होते थे, जो डॉक्टर, जो चिकित्सक होते थे, वो नाड़ी पकड़कर ही आपके शरीर के समस्त रोगों के बारे में, सभी व्याधियों के बारे में बता देते थे। तो हृदय के बराबर ही जो नाड़ी है आपकी जो कलाई में होती है, जितना हृदय धड़कता है उतना वो भी धड़कता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप कितना होता है? स्वस्थ यदि वयस्क मनुष्य है तो उसके शरीर में रक्त कुल कितना होता है? तो अधिकतम 5 से 6 लीटर रक्त जो है ये होता है। और रक्त क्या है? रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, ये आपको पता होना चाहिए। आप समझते होंगे हीमोग्लोबिन के बारे में। हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन जो है ये मानव रक्त में पाया जाने वाला एक पदार्थ है और यह आप कह सकते हो कि अम्लीय जो है यह कुछ अम्लीय नहीं होता है। ठीक है, ये अम्लीय नहीं होता है। आगे यदि बढ़ते हैं
तो आता है शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है। आप जानते हैं शरीर में जो हीमोग्लोबिन है उसकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि शरीर के विभिन्न अंगों में, ऊतकों में ऑक्सीजन का जो परिवहन है वो कार्य जो है हीमोग्लोबिन का होता है, ये आपको पता होना चाहिए। क्लोरोफिल, कोलोजन, केराटिन एवं मायोग्लोबिन में वह प्राकृतिक पदार्थ जिससे लौह विद्यमान होता है। इनमें से कौन सा पदार्थ है जिनमें लौह विद्यमान होता है, तो याद रख लीजिएगा ये है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन में लौह विद्यमान होता है। वह प्राणी जिसके जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है, कौन सा है? वह प्राणी जिसके जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है वह है केचुआ। रट लीजिएगा, केचुआ के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। रक्त में लाल रंग होता है किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारे रक्त का जो कलर है वो लाल होता है। लाल रक्त कणिकाएं जिसको आरबीसी बोलते हैं, इसका रंग क्या होता है? इसका रंग आप जानते हैं लाल होता है, किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। रक्त शरीर में क्या करता है? ये रक्त जो है, रक्त का कार्य है सभी शरीर के सभी अंगों में ऑक्सीजन का आप कह सकते हो परिवहन। तो रक्त क्या है? ऑक्सीजन पहुंचाता है शरीर के सभी अंगों में, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाना रक्त का काम है। और इसीलिए तो आप देखते होंगे ना कि जब किसी को सांप या इस तरह के कोई जानवर नहीं कह सकते, सांप जो है, विशेष रूप से सांप की बात कहते हैं, जब सांप काट लेता है तो क्यों बोलते हैं कि जहाँ पे काटा है उसको मतलब ब्लड जो है क्लीन कर दो, काट के निकाल दो ब्लड जो है। क्यों? क्योंकि जब ब्लड में उसका जो विष है वो चला जाता है, तो क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन का परिवहन रक्त के माध्यम से होता है और ये बहुत तेज़ी से पूरे शरीर में जो है ये फैल जाता है। ठीक है, मनुष्य का औसत रक्तचाप क्या होता है? 120/80, ये आपको पता होना चाहिए। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? 120 मिलीमीटर या 80 मिलीमीटर। ठीक है, रक्त दाब का मात्रक यंत्र कौन सा है? रक्त दाब का मात्रक यंत्र कौन सा है? तो रट लीजिएगा, स्फिग्मोमीटर। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है, तो इसका उल्लेख में Hg से क्या तात्पर्य है? Hg का मतलब होता है मरकरी। ठीक है, अगला कह रहा है जब एक वृद्ध व्यक्ति हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त का दाब क्या होता है? जैसे जैसे आयु हमारी बढ़ती है तो जो रक्त का दाब है ना वो बढ़ जाता है। ठीक है, इसमें यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं फैक्ट, उसको आपको इग्नोर करना है, उससे आपको बहुत कुछ लेना देना नहीं है। इस पे जब आपको प्रश्न बताए जाते हैं, जब कुछ न्यूमेरिकल होते हैं जो कि ब्लड ग्रुप पर आधारित होते हैं वो सॉल्व कराए जाते हैं, तो वहाँ पे इसकी बात होती है। न्यूमेरिकल भी मैं प्रयास करूँगा कि कल की कक्षा में कम से कम ब्लड ग्रुप की पहचान कैसे की जाती है, इससे संबंधित जो प्रश्न बनते हैं उनके बारे में डिटेल में चर्चा करूँगा। प्रयास यही रहेगा कि कल आपको ब्लड ग्रुप के बारे में अच्छे से जानकारी मैं दे पाऊँ। हमारे शरीर में रक्त का दाब क्या होता है? हमारे शरीर में जो रक्त का दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। मानव रक्तदान के लिए वह रक्त समूह जो सार्वत्रिक दाता होता है, डोनर, सार्वत्रिक दाता कौन होता है? ओ समूह वाले जो होते हैं वो सार्वत्रिक दाता होते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आपको बता दें कि वर्ग AB रक्त वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति का रक्त ले सकता है जिसका रक्त वर्ग कोई भी हो। इसके बारे में हम कल बात करेंगे, ऐसा क्यों है। ठीक है, तो रक्त समूह के बारे में जो चर्चा है उसके बारे में हम कल डिटेल में बात करेंगे, तो वहाँ से चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। दाता कौन होता है, रिसीवर कौन होता है, सार्वभौमिक दाता कौन होता है, इन सब के बारे में हम कल की कक्षा में बात करेंगे। उससे जुड़े हुए जो अन्य फैक्ट हैं वो हम बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे बोला गया है एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे रक्तदान की आवश्यकता है, किंतु उसे रक्त समूह का परीक्षण करने का समय नहीं है, तो उस समूह को, उस व्यक्ति को कौन सा ब्लड दिया जा सकता है? तो यहाँ पे होता है O निगेटिव। अब O निगेटिव क्यों है इसके बारे में कल की कक्षा में हम डिटेल से बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए याद कर लीजिएगा, यदि कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है या कोई व्यक्ति मतलब तुरंत उसको नितांत ब्लड की आवश्यकता है और ब्लड ग्रुप चेक करने तक का समय नहीं है, तो उसको O- जो ब्लड है वो दिया जा सकता है। ठीक है, यही चीज़ यहाँ भी बोला गया है।
यहाँ पे क्या बोला गया है, अज्ञात रुधिर वर्ग का एक व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, उसे तुरंत रक्त आधान की जरूरत पड़ती है। अस्पताल में आसानी से उपलब्ध रुधिर वर्गों में से जिसका रक्त आधान के लिए उपयोग सुरक्षित हो वो कौन सा है? यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, RH- इसमें भी शामिल है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो कल इसके बारे में अच्छे से बात होगी, O- के बारे में, O के बारे में, O+ के बारे में, इनके बारे में कल की कक्षा में डिटेल से चर्चा होगी। तो वहाँ पे आप भूलिएगा नहीं जुड़ने को। तो वहाँ पे आपके ब्लड ग्रुप से संबंधित जो भी प्रश्न हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इस प्रकार से जैसे बोला जाता है ना कि पिता का ब्लड ग्रुप AB है, माता का मान लो B है, तो शिशु का कौन सा होगा, ये सारी चीज़ें आप कल की कक्षा में सीख जाओगे कि किस प्रकार से ये ब्लड ग्रुप निकाला जाता है, और आप ऐसे स्वयं का भी कर सकते हो। यदि आपको अपने माता पिता का पता है तो आप अपना भी गेस कर सकते हो। यदि एक पिता का रक्त वर्ग A है और माता का वो है तो उनके पुत्र का क्या होगा, इसी की मैं बात कर रहा हूँ। इसके बारे में कल हम ज़रूर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसके अलावा जो अन्य प्रश्न हैं उनकी बात हम कर लेते हैं। जैसे मनुष्य के शरीर के रक्त का pH मान क्या होता है? मनुष्य के शरीर के रक्त का pH मान क्या होता है? तो ये होता है 7.4। कितना होता है? 7.4। प्रतिजन या एंटीजन वह पदार्थ है जो प्रतिपिंड के निर्माण को उद्दीप्त करता है। प्रतिजन ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षा तंत्र को परिवर्तित करता है। एंटीजन्स की मूल विशेषता क्या है? वो प्रतिरक्षियों के निर्माण को प्रेरित करते हैं। एंटीजन के बारे में डिटेल से हमने देखा है। शरीर में RBC, WBC, रक्त प्लाज्मा और हीमोग्लोबिन में वह जो संक्रमण से हमारी रक्षा करता है कौन सा है? RBC रक्त समूह की बात हो रही है, WBC की बात हो रही है, रक्त प्लाज्मा की बात हो रही है, हीमोग्लोबिन की बात हो रही है। बोला जा रहा है कि इसमें से कौन सा है जो संक्रमण के समय में हमारी रक्षा करता है। तो संक्रमण के समय में यदि हम बात करें तो WBC जो है ये संक्रमण के समय हमारी रक्षा करता है। सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? सफ़ेद रक्त कण, आप जानते हैं वाइट ब्लड सेल भी हमारे शरीर में होती हैं। तो सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना जो है इसका कार्य है। रुधिर के प्लाज्मा में एंटीबॉडी निर्मित होती है कहाँ, किसके द्वारा? लिम्फोसाइट के द्वारा निर्मित होती है। मनुष्य के शरीर में लिम्फोसाइट्स का निर्माण कहाँ होता है? तो जब बात आए मनुष्य के शरीर में लिम्फोसाइट्स का निर्माण कहाँ पे होता है तो आपको बताना है तिल्ली या प्लीहा में। कहाँ पे होता है? तिल्ली, प्लीहा में, थाइमस ग्रंथ या अस्थिमज्जा आदि में। तो तीनों याद रखना है कि मनुष्य के शरीर में लिम्फोसाइट्स का जो निर्माण है वो तिल्ली, थाइमस ग्रंथ और अस्थिमज्जा में होता है। ये लिम्फोसाइट्स होता क्या है? लिम्फोसाइट्स प्लाज्मा में एंटीबॉडी निर्मित होती है। रुधिर के प्लाज्मा में एंटीबॉडी जो निर्मित होती है वो लिम्फोसाइट के कारण ही होती है, लिम्फोसाइट के द्वारा ही होती है। ठीक है, अगला है प्रतिरक्षा का सर्वाधिक संबंध है किससे? प्रतिरक्षा से का सर्वाधिक संबंध किससे है? लिम्फोसाइट्स से है। मानव की रक्त की श्यानता का कारण क्या है? मानव की रक्त की श्यानता का कारण क्या है? मानव की रक्त की श्यानता का कारण जो है वह रक्त में प्रोटीन। आगे बढ़ते हैं। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति के कारण उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? यदि आपके रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की मात्रा ज़्यादा है तो इसको विज्ञान में यदि हम बात करें तो कौन सी बीमारी कहते हैं? इसको कहते हैं ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया में क्या है? वाइट ब्लड सेल्स की प्रधानता हो जाती है, अधिकता हो जाती है। लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः किसकी मुख्य कणिकाएं मुख्यतः बनती हैं? अस्थिमज्जा में बनती हैं। याद रखिएगा, लाल रक्त कणिकाएं जो हैं वो अस्थिमज्जा में बनती हैं। WBC का बनना तथा RBC का विनाश होता है कहाँ पे? WBC बनती है कहाँ पे और RBC कहाँ पे समाप्त होती है, विनाश होता है? तो प्लीहा में जो है वो WBC का निर्माण होता है और जो रेड ब्लड सेल हैं उनका विनाश होता है। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है किसमें? रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में व्यक्त किया जाता है। हृदय को रक्त का संभरण करने वाली धमनियां क्या कहलाती हैं? हृदय धमनियां कहलाती हैं। रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन में परिवर्तित करने वाला जो एंजाइम है वो क्या है? वो है थाम्ब्रिन। ये आपको पता होना चाहिए।
वह शारीरिक प्रक्रम जिससे थ्रोम्बिन का संबंध है वह है रक्त जमाव से इसका संबंध है। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है, तो प्लाज्मा में 90% जल होता है। ठीक है, अब यहाँ से बात हो रही है उत्सर्जन तंत्र के बारे में। प्रतिरक्षा तंत्र हो गया, उत्सर्जन तंत्र की बात आज हम करने वाले हैं। ठीक है, और इसके बाद इससे जुड़े हुए प्रश्नों को भी हम देखेंगे, तो साथ जुड़े रहना है जिससे संपूर्ण जो चर्चा है वो समाप्त हो। और उत्सर्जन तंत्र के बाद आप देखेंगे तो इससे जुड़े हुए प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। जितना भी आपने देखा है उसी से जुड़े हुए प्रश्न कैसे आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। एल्कोहल के निराविशन के लिए उत्तरदायी अंग कौन है? एल्कोहल के निराविशन के लिए, एल्कोहल शरीर के लिए हानिकारक तो है, लेकिन हमारे शरीर में एक अंग है जो इसको आप कह सकते हो कि इसका जो इफ़ेक्ट होता है, इसमें जो आप कह सकते हो कि शरीर के लिए हानिकारक कंटेंट होते हैं उसको कम करने का प्रयास करता है। तो इसके लिए एक जो अंग है वो है यकृत। ठीक है, एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में पेशाब करता है कितना? लगभग 1.5 लीटर। मानव वृक्क के कार्य से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वृक्क में उत्सर्ग अपनयन के पश्चात स्वच्छ रक्त वृक्क की धमनी से वापस आ जाता है। बोमन संपुट से निस्यंदित द्रव लघु नलिकाओं से गुजरता है जहां अधिकांश ग्लूकोज का पुनरावशोषण होता है तथा वृक्कीय शिरा में रक्त के पास वापस भेजा जाता है। इनमें से कौन से सत्य हैं? तो इनमें सिर्फ कथन नंबर 2 आपका सत्य है, पहला जो है वो गलत दिया हुआ है। फिर इसके बाद बोला जा रहा है मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आपने सुना होगा एक सामान्य कि डायलिसिस होता है। तो डायलिसिस क्या है? डायलिसिस क्या है? मनुष्य के शरीर में खून की जो शुद्ध किया जाता है, खून को, ब्लड को जो प्योरीफाई किया जाता है, उस प्रक्रिया को बोलते हैं डायलिसिस। ठीक है, सही कथन इसमें से बोला गया है। डायलिसिस किससे संबंधित है? वृक्क से संबंधित है। यूरिया रक्त से पृथक किया जाता है किसके द्वारा? यूरिया का पृथक्करण रक्त से गुर्दा द्वारा किया जाता है, यह आपको पता होना चाहिए। मानव में गुर्दे अंग हैं किस प्रणाली के? एक्सक्रिएशन प्रणाली के ये अंग हैं। ठीक है, वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना है? वृक्क से प्रति मिनट जो है 1200 सीसी औसत रक्त प्रवाह है, ये आपको पता होना चाहिए। अपोहक जिसके कार्य संपादन हेतु प्रयुक्त होता है वह क्या है? वह है वृक्क। अगला है जब वृक्क कार्य करना बंद कर देते हैं तो पदार्थ जमा हो जाता है रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ। मानव गुर्दे का सामान्य कार्य इनमें से कौन सा नहीं है? तो मानव गुर्दे का जो सामान्य कार्य है वो रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना नहीं है। ठीक है, मानव वृक्क अस्मरी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन सा है? कैल्शियम ऑक्जेलेट। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है किसकी? मानव गुर्दे में जो पथरी बनती है वो प्रायः कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। ठीक है, ये सब बेसिक जानकारियां हैं जो आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ से प्रश्नों के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, क्या बोला जा रहा है? स्तनधारियों में श्वसन होता है किसके द्वारा? स्तनधारियों में किसके द्वारा श्वसन होता है? अभी आपने देखा कि स्तनधारियों में फुफ्फुस या फेफड़े के द्वारा श्वसन होता है। ठीक है, और इसके बारे में यहाँ डिटेल से जानकारी दी गई है कि स्तनधारियों या स्तनपायी जीव प्राणी जगत के एक समूह को कहते हैं जो अपने नवजात शिशुओं को दूध पिलाते हैं। इनके नर एवं मादा दोनों में स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, परंतु मादा की स्तन ग्रंथि अत्यंत विकसित होती है। ये कशेरुकी प्राणी मुख्यतः फुफ्फुस या फेफड़े द्वारा श्वसन करते हैं। अगला बोला जा रहा है श्वसन क्रिया में, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा पर कोई परिवर्तन नहीं होता है? अभी आपको बताया गया कि श्वसन क्रिया में जो वायु का घटक है जिसकी मात्रा पर परिवर्तन नहीं होता है वह है नाइट्रोजन। अभी आपको बताया गया था थोड़ी देर पहले। आपको ये देख लीजिए फैक्ट, इसमें क्या दिया है? श्वसन क्रिया एक जैविक क्रिया है जिसमें वायुमंडल से अंतः श्वास क्रिया में लगभग 78% नाइट्रोजन, 20% ऑक्सीजन, 0.32% कार्बन डाइऑक्साइड तथा 0.5% जलवाष्प और सूक्ष्म मात्रा में हीलियम, आर्गन एवं नियान गैसें होती हैं।
उच्छ्वास क्रिया में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग 78%, ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 15.7%, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 3.6% तथा जलवाष्प की मात्रा 6.2% बाहर निष्कासित हो जाती है। इस प्रकार श्वसन क्रिया में वायु में नाइट्रोजन की मात्रा अपरिवर्तित रहती है। मतलब बोला जा रहा है जब आप सांस लेते हो तब भी नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो 78% होती है, और जब आप सांस छोड़ते हो तब भी नाइट्रोजन की आप कह लीजिए जो आप सांस छोड़ते हो उसमें भी नाइट्रोजन की मात्रा 78% होती है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। हालांकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। ऑक्सीजन की मात्रा की यदि हम बात करें तो ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो घट जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ जाती है। मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है। मानव शरीर में ऑक्सीजन का अवगमन कैसे होता है, भी आपको बताया गया। सबसे पहले फेफड़े के द्वारा, फिर वो रक्त में जाता है, और रक्त से बाद में फिर आप कह सकते हो ऊतक में जाता है। तो पहले फुफ्फुस हो गया 2, 1, 3, अभी आपको बताया गया था सी विकल्प 2, 1, 3 IAS में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, अब यहाँ पे दिया गया है इसके बारे में। मानव शरीर में ऑक्सीजन अंतःश्वास द्वारा फेफड़ों तक पहुँचती है। फेफड़ों में ही वायु कोष्ठक पाए जाते हैं जो कि रुधिर कोशिकाओं द्वारा घिरे रहते हैं। इन कोशिकाओं में ऑक्सीजन वायु कोष्ठक से प्रवेश कर जाती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड विपरीत दिशा में गति कर जाती है। लाल रुधिर कणिकाओं में मौजूद हीमोग्लोबिन प्रोटीन ऑक्सीजन के वाहक का कार्य करके इसे शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, ऊतकों के माध्यम से। फेफड़े में गैसीय विनिमय का स्थल है। फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल कौन सा है? ट्रैकियोल्स, ब्रांकियोल्स, इसके बाद है प्लुमनरी सिराएं या एल्वियोली। इनमें से कौन सा है गैसीय विनिमय का स्थल? तो आपको बता दें इसका सही उत्तर है एल्वियोली। ठीक है, डी विकल्प सही उत्तर है। इसको बताइएगा। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति क्या होती है? अभी आपको बताया गया कि जब रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आती है तो जो श्वास सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति क्या है? बढ़ जाती है। ठीक है, तो आपने भी देखा, जो फैक्ट आपने देखा उसी से जुड़े हुए प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। मतलब जो फैक्ट आप पढ़ रहे हो वो कहीं ना कहीं आपके लिए उपयोगी है, क्योंकि पढ़ने के बाद प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। ठीक है, रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आने से श्वास की गति में क्रमशः बढ़ोतरी हो जाती है। समुद्र सतह से ज्यों-ज्यों ऊपर चढ़ते जाते हैं वायुमंडल की वायु का संयोजन अर्थात इसमें विभिन्न गैसों की प्रतिशत मात्राएं तो वही रहती हैं, किंतु वायु का घनत्व कम होता जाता है। अतः पहाड़ों पर शरीर में ऑक्सीजन की कमी अर्थात हाइपोनेक्सिया के कारण हमारा जो सांस है वो फूलता है। आप जानते हैं बहुत सारे लोग क्या है कि पहली बार पर्वतीय क्षेत्रों में जाते हैं, और पर्वतीय क्षेत्रों में जैसे उत्तराखंड की मैं बात करूं तो उत्तराखंड यदि आप जाते हो, आप तराई में रहते हो, जैसे हिमालय आप कह लीजिए हरिद्वार, इधर उधम सिंह नगर, नैनीताल, इतने पे रहते हो तो आपको नहीं पता चलेगा। ठीक है, कम एहसास होगा नैनीताल तक भी। लेकिन जब आप आगे बढ़ जाते हो, उत्तरकाशी चले जाते हो, चमोली चले जाते हो, पिथौरागढ़ चले जाते हो, तो वहाँ पे ये चीज़ें आपको एहसास होगी कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनमें सांस संबंधी समस्याएं देखने को मिलती हैं। विशेष रूप से लद्दाख में तो ये कॉमन है। ठीक है, चले। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको प्रभावित करती है? कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता किसको प्रभावित करती है? अभी हमने पढ़ा था कि रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को प्रभावित करती है। कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त के हीमोग्लोबिन से जुड़कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती हैं, इससे रक्त की ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता कम हो जाती है। अगला है, एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितनी बार धड़कता है? अभी आपको बताया गया औसतन 72 बार धड़कता है, और 2 क्रमागत धड़कनों के बीच जब हमारा जो समय होता है उसी में ही हमारा जो दिल है वो आराम करता है, जो हमारा हृदय है वो आराम करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बोला कि हृदय कब आराम करता है? अभी आपको बताया गया 2 धड़कनों के बीच में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण हृदयाघात से संबंधित नहीं है? आपको अभी बताया गया कि टांगों में जो दर्द है ये हृदयाघात से संबंधित नहीं है। बाकी सीने में दर्द, बाह में दर्द, पसीना एवं जी मचलाना, ये जो है कहीं ना कहीं जो है हृदयाघात के लक्षण है। अगला है, हृदय स्पंदन एक विद्युतीय तरंग द्वारा निष्पादित होता है जो उपजती है। तो हृदय स्पंदन
जो है विद्युतीय तरंग से होता है, लेकिन ये विद्युतीय तरंग जो है ये हमारे हार्ट में ही, हमारे हृदय में ही उपजती है, हमारे हृदय में ही ये जन्म लेती है। मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है हृदय के बराबर, हृदय से तेज, हृदय से मंद, हृदय से स्वतंत्र। भी आपको बताया नाड़ी स्पंदन जो है ये हृदय के बराबर ही जो है वर्क करती है, उतनी ही धड़कती है। हीमोग्लोबिन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह लाल रंग का होता है, यह फेफड़ों से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का वाहक होता है, यह कुछ अम्लीय होता है, यह ऊतकों से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाता है। कौन सा सही नहीं है? रंग लाल होता है, आप जानते हैं हीमोग्लोबिन की वजह से ही रक्त का जो कलर है वो लाल होता है, मतलब ए सही है। दूसरा कह रहा है कि यह फेफड़ों से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का वाहक होता है, ये भी सत्य है। तीसरा कह रहा है यह कुछ अम्लीय होता है, गलत है। यह ऊतकों से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाता है, ये भी सही है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है सी, क्योंकि ये गलत दिया हुआ है। चलिए इसको बताएं। रक्त होता है एक संयोजी ऊतक, एक उपकलित ऊतक, उपयुक्त दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। रक्त क्या है? आप जानते हैं कि यह एक लाल रंग का द्रव्य है विशेष रूप से, और इसका लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण आता है। ये गाढ़ा कुछ चिपचिपा होता है और यह एक तरल संयोजी ऊतक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए विकल्प, संयोजी ऊतक। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120 मिलीमीटर व 80 मिलीमीटर। इसको बताएं। इसमें रक्त दाब का मात्रक यंत्र कौन सा है? तो रक्त दाब का मात्रक यंत्र यदि हम बात करें, अभी आपको बताया गया स्फेग्मोमैनोमीटर, सी विकल्प में दिया है, ये आपका सही उत्तर है। तो आप देख रहे होंगे प्रश्न जो आपने पढ़े वहीं से देखने को मिल रहे हैं। निम्न उपकरणों में किसको रक्तचाप नापने के लिए प्रयुक्त करते हैं? निम्न उपकरणों में डी विकल्प में जो दिया है इसी को रक्तचाप नापने के लिए प्रयुक्त करते हैं। किस प्राणी के जीव द्रव में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? अभी आपने देखा था केचुआ में जो है ये विलय हो जाता है। यहाँ आपने देखा केचुआ एक एनिलिड प्राणी है जिसमें हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला होता है, जबकि अन्य कशेरुकों में यह प्रोटीन लाल रुधिर कणिकाओं में पाया जाता है। केचुए के रुधिराणु रंगहीन तथा केंद्रयुक्त होते हैं और इस जंतु में परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है। तो याद रखना है कि हीमोग्लोबिन जो है ये विलय मतलब द्रव्य रूप में कहाँ पाया जाता है, इसका विलय कहाँ होता है? तो इसका विलय होता है केचुए में। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रक्त में लाल रंग में किसके कारण होता है? बार बार बताया गया कि हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, अगला है लाल रक्त कणिकाओं का रंग क्या होता है? लाल रक्त कणिकाओं का रंग होता है क्या? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि प्रश्न बहुत ही आसान है। ठीक है, निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता कौन है? तो दाता कौन होता है? ओ ग्रुप वाला जो होता है वो सार्वत्रिक दाता होता है। तो आज की इस कक्षा में बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन सिर्फ इतना हमें करके जाना है कि जितना मैंने बोला, 3 टॉपिक मैंने आपको बोला, PDF आपको मिल जाएगी। लेकिन आप 1-2 दिन में ये वीडियो देख रहे होंगे तो वर्ष भर बाद देखो, महीने बाद देखो, तो उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लेता हूँ। ठीक है, तो PDF मिल जाएगी। साथ ही साथ इसके फैक्ट को ज़रूर देख लीजिएगा और विगत वर्षों के प्रश्नों को ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न बनते हैं और इसी प्रकार से वन लाइनर के आधार पे हम जीव विज्ञान को समाप्त करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है, और इसके बाद कुछ जो महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे उनकी भी चर्चा हम करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं इसी प्रकार से कम आपके साथ करंट अफेयर्स, प्रश्नोत्तरी और वन लाइनर या चित्रात्मक दोनों में से कोई एक साथ में होगा। तो आप सब प्लीज़ सहयोग दीजिए और अभी तक यदि कोई कमी रह जाती है तो कमी को बताइए। ठीक है, और अभी तक जो लोग बैठे हैं उम्मीद में कि पहले डेट आए तब तैयारी करेंगे, तब तक आपका बहुत नुकसान हो जाएगा। अभी समय है, संभल जाइए। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।